गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था आपको, कैश फ्लो वाले वीडियो में, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपका पूरा 40 मार्क्स का टॉपिक है उसका क्विक रिवीजन हम करने वाले। मैंने आप लोगों के लिए सारे जितने भी 4 स्टडी नोट है, अपने स्टडी नोट नंबर 8, 9, 10, 11, उसको पूरा समराइज वे में यहाँ पे रख दिया। उसको क्विकली मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ ये वीडियो देख लेना, सारे टॉपिक आपके एसएम के कवर हो जाएंगे। ठीक है, विथ हेड पॉइंट्स। और साथ में मैं आपको ये चार्ट्स एक्सप्लेन करने के बाद जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जिनके चांसेस ज्यादा है इस बार के एग्जाम में आने के, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, आपके आंसर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और टर्मिनोलॉजी आपको कितनी मेंटेन रखनी है उसके अंदर मॉड्यूल की। अदर लैंग्वेज, मतलब अदर लैंग्वेज इन सेंस आप अपनी लैंग्वेज में आप किस तरीके से लिख सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको ये चार्ट एक्सप्लेन करने के बाद डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी नोट 8 के साथ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। ये मैंने चार्ट पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, स्टडी नोट 8 के ऊपर अपना जो है लगभग 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 चार चार्ट बनाए गए। इसके अंदर पूरा का पूरा आपका स्टडी नोट 8 जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो टर्न बाय टर्न इसको हम अपने समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो आपको जो लैंग्वेज यूज करनी है, जो डेफिनेशन यूज करनी है, मैंने वही यहाँ पे लिखी हुई है कि ये एक गेम प्लान है। स्ट्रेटेजी क्या है? एक गेम प्लान है। मैनेजमेंट यूज करता है टू टेक मार्केट पोजीशन, जस्ट अ मिनट, कंडक्ट इट्स ऑपरेशन। देखो कीवर्ड इसके अंदर क्या है? मार्केट पोजीशन, कंडक्ट ऑपरेशन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, एंड compete सक्सेसफुली, एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी रहेगी कि आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी। तो भाई ये एक प्रकार का गेम प्लान है जिसमें हम हमारी मार्केट पोजीशन बनाएंगे, अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करेंगे, कस्टमरों को सेटिस्फाइड करेंगे, मार्केट के अंदर कंपटीशन में सक्सेसफुली compete करेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस को अचीव करेंगे, मतलब एफिशिएंसी को अचीव करेंगे। चलिए, उसके बाद आता है कि भाई स्ट्रेटेजी जो है, सॉरी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू मीट कंपटीशन एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कंपटीशन को मीट करना, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना, एंड ग्रोथ अचीव करना। ठीक है, एंड इट स्टार्ट विथ डेवलपिंग गोल। ये गोल को डेवलप करने के साथ शुरू होता है। बिजनेस पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल प्लान को मैनेज करना होता है। ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक विजन, ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है इन शॉर्ट, नट एंड सेल में, कि ये आपको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ताकि आप कंपटीशन में सरवाइव कर सको, लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ को अचीव कर सको। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको गोल डेवलप करने में हेल्प करता है, बिजनेस के पोर्टफोलियो को मेंटेन करने में, फंक्शनल प्लान को मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है। एंड इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक विजन। आपका लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल के बाद आप अपनी कंपनी को कहां देखना चाहते हो, उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, उसके रिलेटेड आप स्ट्रेटजी क्या बनाओगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे उसको कंट्रोल करोगे, वो सारी चीजें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करता है। देन आफ्टर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम देखते हैं, देखो ये चार्ट अपने आपने स्ट्रेटजी देखी, उसके बाद हमने देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर आ जाते हैं स्ट्रेटेजी इज अ पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। पार्टली प्रोएक्टिव का मतलब कि स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो प्रोएक्टिव एक्शन वाली भी होनी चाहिए, एंड जरूरत पड़ने पे रिएक्टिव भी होनी चाहिए। प्रोएक्टिव का सिंपली मतलब होता है आप फर्स्ट प्लेयर के तौर पे मार्केट में उतरते हो। ठीक है, फर्स्ट प्लेयर के तौर पे आप मार्केट में उतरोगे। ठीक है, खुद ही सब कुछ नया करोगे, क्रिएटिव करोगे, इनिशिएट लोगे। सो मार्केट का बहुत बड़ा एडवांटेजेस आपको मिलेगा, जैसे एप्पल करता है हर बार। एप्पल जो करता है उसके बाद बाकी सारी कंपनियां उसको रिएक्ट करती है। बट सम टाइम सिचुएशन ऐसी आ जाती है कंपनी में कि आपको रिएक्ट भी करना पड़ता है। आप ऐसा ना करो कि प्रोएक्टिव भी ना हो, रिएक्टिव भी ना हो। आप प्रोएक्टिव भी नहीं हो, रिएक्टिव भी नहीं हो, तो आप खत्म हो जाओगे मार्केट से। एटलीस्ट आपको रिएक्टिव तो बनना पड़ेगा। नोकिया ने रिएक्ट नहीं किया था एंड्रॉइड लाने पे, तो नोकिया खत्म हो गया। जब भी मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं, आपको रिएक्ट तो करना पड़ेगा, आप प्रोएक्ट भले ही ना करो। सो जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो इट शुड बी द मिक्सिंग ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जब आपको लगता है प्रोएक्टिव तो प्रोएक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। जब कुछ भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है, सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, देन एटलीस्ट आपको रिएक्टिव एक्शंस करने चाहिए। एडवांटेजेस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? पहला एडवांटेज आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का,
कि आपके बोर्ड की टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने में आपको हेल्प करता है। आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके देता है, फोरकास्टिंग करके देता है, लॉन्ग टर्म में कंपनी कहां तक जाएगी उसका असेसमेंट करके देता है। डिसीजन मेकिंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है, सारी चीजें तैयार करके, ठीक है, एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन आपके सामने रहती है ताकि आप इजीली जो है डिसीजन ले सको। सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करता है कि सिचुएशंस को कैसे समझा जाए, ठीक है, कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके फर्म के ऊपर, आपके अलग अलग डिविजन्स के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार करोगे वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको बताता है। मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, आपकी कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रही है, कितना इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है वो पता कैसे चलेगा, तो वो जो इंडिकेटर का काम करता है वो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेगा। एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक दो डिपार्टमेंट की बात नहीं करता है, पूरी की पूरी कंपनी को कवर करेगा। आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डिसीजंस जो है वो सिर्फ आपके पर्टिकुलर कंपनी के डिवीजन को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं। सो जब भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्कआउट करता है, काम करता है, डिसीजन लेता है, प्लान बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, पूरी कंपनी को ध्यान में रख के बनाता है। सो यहाँ पे टोटल 6 एडवांटेजेस है जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें बना के लिख सकते हो। हेड पॉइंट आपको खास ध्यान रखना है, क्या क्या हेड पॉइंट है एक बार वापस रिपीट करते हैं अपने। डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके देता है, डिसीजन मेकिंग का प्लेटफॉर्म तैयार करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, मेजरमेंट वाला प्रोग्रेस करवा मतलब प्रोग्रेस को मेजर करने का काम करता है, एंड पूरे के पूरी कंपनी को कवर करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। लिमिटेशंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन में पहला कि एक तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना इजी नहीं होता कि बैठे बैठे आपने कोई भी प्लान कर दिया कि चलो कहाँ खाना खाने जाना है। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है कि विद इन अ मिनट आपने डिसीजन ले लिया कि हम यहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए। कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को सोचना है, compete करना है मार्केट में, कॉम्पिटिटर को हराना है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, पुराने प्रोडक्ट को बंद करना है, ठीक है, मार्केटिंग में किस तरीके से वर्कआउट करना है, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कैसे लानी है, कम खर्चे में प्रोडक्शन कैसे करना है, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, बहुत सारी चीजें होती है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कवर होती है। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक झटके में या एक दिन में या 2 दिन के अंदर ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे इतने जल्दी। टाइम कंज्यूमिंग है, एज आई सेड कि टाइम तो लगने ही वाला है वहां पे। टफ टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को हटा के, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को हटा के न्यू स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंट इतना आसानी से नहीं होगा। आपको अपने एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, ठीक है, पूरी कंपनी को कॉन्फिडेंस में लेके आपको चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है, विच इज समटाइम्स क्वाइट टफ हो जाता है। एंड प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, बिना प्लानिंग के आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता। सो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समटाइम्स फेल हो जाता है, ठीक है, तो यही 4 पॉइंट्स को ओवरकम करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से काम करना होता है। चलिए फिर हम देखते हैं, देखो हमने क्या क्या देखा, स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, पार्ट प्रोएक्टिव पार्ट रिएक्टिव, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या है, तो चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना ताकि हमारे गोल अचीव हो सके, उसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। क्या क्या की डायमेंशन एरियाज है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के? तो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के अंदर आपको किसका सपोर्ट चाहिए हमेशा? टॉप मैनेजमेंट का। तो जब हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए उसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो टॉप मैनेजमेंट बहुत अफेक्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी बनाने का काम किसका है? आपके टॉप लेवल का है, आपका मिडिल एंड बॉटम लेवल का काम स्ट्रेटेजी बनाने का नहीं है। सो टॉप लेवल अगर आपका एक्यूरेट नहीं हुआ, साउंड नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो कोई डिसीजन आपका एक्यूरेट होने वाला नहीं है। इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज, कंपनी के बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में जो रिसोर्सेज है उसको अलोकेशन कैसे करना है, वहां पे डिसीजन लगेगा, किसको कितना रिसोर्सेज एलोकेट करना है, कौन से डिपार्टमेंट को देना है, ठीक है, तो जहां जितनी रिक्वायरमेंट है वहां उतना रिसोर्सेज हमको देना चाहिए, एम्प्लॉयड करना चाहिए। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म, आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, 1 या 2 दिन में अफेक्ट करेंगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिसीजंस जो होते हैं बड़े बड़े लिए जाते हैं, छोटे मोटे डिसीजंस नहीं लिए जाते। तो
तो जब आप बड़े डिसीजन लोगे तो उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरकास्ट करता है, देखता है कि फ्यूचर में कंपनी कहां तक जाएगी और वहां तक कंपनी को पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी एंड एक्यूरेट डिसीजन लेने पड़ेंगे। और आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में फोकस होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। ठीक है, जरूरत जितनी जरूरत हो उतना कंसिडरेशन, मतलब उतने एफर्ट्स आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने में डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके हाथ में नहीं होता है। जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, आपको अपने डिसीजंस बदलने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या क्या मेजर डायमेंशन है, तो टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस अफेक्ट करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करना। चलिए, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, एडवांटेजेस ऑफ एसएम, लिमिटेशंस ऑफ एसएम एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस का सिंपली मतलब, ठीक है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो बीइंग बिजी इज नोन एज बिजनेस। इफ यू आर बिजी विथ मोटिव ऑफ प्रॉफिट, इट इज नोन एज बिजनेस। आप कुछ कर रहे हो और साथ में कुछ कमा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं हम नॉर्मली, बिजनेस। ठीक है, जैसे अभी आप लोग सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लोग पढ़ रहे हो तो आप बिजी हो, लेकिन आप साथ में कोई पैसा नहीं कमा रहे हो, आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो दैट इज नॉट योर बिजनेस। लेकिन अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम भी बिजी है लेकिन हम साथ में अर्न भी कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारा क्या है, बिजनेस। सो बिजनेस के अंदर प्रोफेशन भी कवर हो जाता है। इन नॉर्मली बिजनेस कंसिस्ट परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, सर्विस, सब कुछ कवर हो जाता है। मोटिव आपका प्रॉफिट होना चाहिए। पीटर ड्रकर साहब ने क्या कहा था बिजनेस के बारे में, तो ये पीटर ड्रकर का नाम जरूर कोट करना है जब आपको बिजनेस पूछे तो ऐसे 5-6 भूरियों के नाम है ना आपको याद रख देने के, क्योंकि ये आपको ना एग्जाम में डेफिनेशन में डालने की। ठीक है, तो उससे ना बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि भाई आपने अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, जब आप ऐसा करके लिखोगे ना तो वो एक इंपैक्ट अलग ही पड़ता है। क्या बोला है पीटर साहब ने, क्रिएटिव एंड मैनेज्ड बाय पीपल। बोले बिजनेस बहुत ही क्रिएटिव है और लोग इसको मैनेज करते हैं, और इसमें मेन गोल आपका क्या होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, कंपनी की असेट्स को इंक्रीज करना, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, ये सारे आपके मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट कमाना आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। वैसे हम आगे देख रहे हैं बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो SGEPC। SGEPC जो आपको याद रखने के लिए मैंने ऐसा बना के दिया है। SGEPC इज वेरी सिंपल, सर्वाइवल, G मतलब ग्रोथ, E मतलब एफिशिएंसी, P मतलब प्रॉफिट एंड C मतलब, यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको नो, सर्वाइवल आ गया इसके अंदर, ठीक है, ग्रोथ आ गया, एफिशिएंसी आ गई, प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, C का मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेबिलिटी, मतलब नहीं, देखो यहाँ पे दूसरा वर्ड सेट नहीं हो रहा अपने ए में, एक्चुअली यहाँ पे S था, C नहीं था। SGEPS, ठीक है, सर्वाइवल। आप देखो ये याद रहे ना रहे, आपको सिंपली याद रखना है, मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था, पहला ऑब्जेक्ट आपका हमेशा होना चाहिए बिजनेस का, सर्वाइव करना। जितना जी सकते हो जी लो बिजनेस में, क्योंकि कॉम्पिटिटर बैठा होगा बिजनेस में आपकी बैंड बजाने के लिए। ठीक है, और कभी भी कॉम्पिटिटर आपकी बैंड बजाएगा, इसलिए कॉम्पिटिटर का तो टारगेट होगा कि कोई भी न्यू प्लेयर अगर मार्केट में आता है तो उसको धंधे से हटाओ यहाँ से, क्योंकि उसके लिए तो आप थ्रेट हो गए ना, तो वो आपको हटाने की कोशिश करेगा, आपको सर्वाइव करने की कोशिश करना है। एक टाइम पीरियड होता है जो आपको स्पेंड करना होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज सर्वाइवल स्टेज। यहाँ पे आप भले ही लॉस कर रहे हो बिजनेस में, लेकिन आपको ये फेज पास करना पड़ेगा। फिर आता है स्टेबिलिटी का फेज। जैसे ही आप सर्वाइवल स्टेज पार कर देते हो, मतलब अब आपकी सिचुएशन बेटर है, ठीक है, और यहाँ पे अब आपको स्टेबल रहना है, कोई भी ऐसा ट्रायल एंड एरर बिजनेस में नहीं करना है, अननेसेसरी ग्रोथ की तरफ या एक्सपांशन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अभी अभी आपने सर्वाइवल स्टेज पार किया है, अभी आपका बिजनेस स्लोली एंड ग्रेजुअली पटरी पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे स्टेबल रहना पड़ेगा। ठीक है, स्टेबल रहने के बाद अगर स्टेबिलिटी वाला स्टेज पार हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपने ब्रेक इवन अचीव कर दिया, फिर आप ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो।
लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, ठीक है, सेल्स यूनिट्स आपके बढ़ने चाहिए, ठीक है, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होने चाहिए, वो सब ग्रोथ में आएगा। तो पहले सर्वाइवल पार किया आपने, फिर आपने स्टेबिलिटी किया, स्टेबिलिटी पास होने के बाद अब आपको ग्रोथ स्टेज में आ जाना है। ग्रोथ स्टेज के बाद अब आपको एफिशिएंट बनना है। मतलब ये पहले 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके हो जाते हैं, अब आपको एफिशिएंट बनना है। एफिशिएंट बनने का मतलब कम से कम, मतलब वेस्टेज में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, आपको अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपको कॉस्ट लीडर बनना पड़ेगा, और तभी तो आप बिजनेस में प्रॉफिट कर पाओगे। बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या तो कॉस्ट कम करो। एंड इन दिस एनवायरमेंट सेलिंग प्राइस बढ़ाना इज नॉट अ वायबल ऑप्शन, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर बैठे हैं आपकी बैंड बजाने के लिए। सो बेटर आप अपने आप को इतना एफिशिएंट बनाओ कि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सको। देखो एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां इंडिया में, ठीक है, आकाशा एयरलाइंस है, एयर इंडिया काम कर रहा है, एयर एक्सप्रेस भी हो गया, विस्तारा है, इंडिगो है, स्पाइस जेट भी है। इन सारी कंपनियों में इफ यू डोंट नो, इंडिगो ऐसी कंपनी है जिसने अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया, बिकॉज इंडिगो को पता है कि इस इंडस्ट्री में प्राइस एक लेवल से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, और यहाँ एविएशन इंडस्ट्री में कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करोगे तो ही इस इंडस्ट्री के अंदर आप कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं कमा पाओगे। सो आपका एफिशिएंट बनना बहुत जरूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ऑब्जेक्ट जो आपके बिजनेस का होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो कुछ होने वाला नहीं है, प्रॉफिट होगा तभी कुछ होगा, ठीक है। कितने साल तक लॉस में धंधा करोगे, अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो धंधा करने का कोई मतलब नहीं है। सो प्रॉफिटेबिलिटी मैंडेटरी हो जाता है आपके सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एफिशिएंसी के साथ। आपके ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव के साथ अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है तो आपका बिजनेस कोई काम का नहीं है। सो 5 ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फिर बिजनेस के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, तो बिजनेस के 3 लेवल होते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, जिसे हम बॉटम लेवल भी कहते हैं। कॉर्पोरेट लेवल में बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपके कंपनी का टॉप स्टाफ होता है, ठीक है, सीईओ वगैरह जो हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हो गए। अब इनका काम क्या होता है, गोल बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना, विजन बनाना, ठीक है, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना। तो बड़े बड़े काम जो कंपनी के होते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी पे अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारा काम आपका कॉर्पोरेट लेवल करेगा। सो वी कैन से दैट कि फॉर्मुलेशन का काम किसका होता है, कॉर्पोरेट लेवल का। बिजनेस लेवल आपके डिविजनल मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं, पर्टिकुलर डिविजनल हेड वगैरह जो होते हैं, वो बिजनेस लेवल में आते हैं, मतलब मैनेजरियल स्टाफ जो है वो बिजनेस लेवल में आएगा। सो आपके बिजनेस के जितने भी डिविजन है उसके रिलेटेड के जो डिसीजन है वो आपका बिजनेस लेवल ही लेगा। और बिजनेस लेवल भी फॉर्मुलेशन में भी आता है, इंप्लीमेंटेशन में भी आता है। एंड लास्ट में फंक्शनल मतलब बॉटम लेवल, इनका काम सिर्फ इंप्लीमेंटेशन करना है, कोई प्रकार की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना नहीं होता। कंपनी के डे टू डे फंक्शंस को, ठीक है, करने का काम किसका होता है, आपके बॉटम लेवल का, आपके फंक्शनल लेवल का। सो स्ट्रेटजी बनाएगा कौन, कॉर्पोरेट लेवल। इंप्लीमेंट कौन करेगा, नॉर्मली देखा जाए तो बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। अच्छा, बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज कौन फॉर्मुलेट करेगा, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पे अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी कौन बनाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर। तो वहां पे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज बनाता है, लेकिन वो अपने पर्टिकुलर डिवीजन के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगा। सो 3 लेवल याद रखने, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। चलिए यहां तक हमने कंप्लीट किया स्ट्रेटेजिक लेवल। नेक्स्ट आता है अपना अगला टॉपिक, फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, या फिर इसे कहा जाता है टास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कि भाई आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मेन टास्क कौन से हैं, या आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। तो आपको प्रोसेस याद रखनी है। 5 स्टेज होते हैं वहां पे, कितने स्टेज होंगे टोटल, 5। पहला स्टेज आपको याद रखना है, वेयर आर वी नाउ। आपको ना गूगल मैप अपने दिमाग में रख देना है कि आप अभी कहाँ खड़े हो, आपका पहला स्टेज, ठीक है। सो हमारी लोकेशन आ गई। फिर आप डालते हो कि आपको जाना का है, आपका स्टेज नंबर 2, वेयर वी वांट टू बी, हमको अल्टीमेटली कहाँ जाना है। फिर आपके पास अलग अलग रास्ते आएंगे, हाउ माइट वी गेट देयर, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि अलग अलग वेज आपके पास अवेलेबल होंगे। देन यू विल सिलेक्ट विच वे इज बेस्ट, इसमें से बेस्ट कौन सा है, और वो बेस्ट वे सिलेक्ट करने के बाद क्या हम आराम से वहां तक पहुंच गए हैं, हाउ कैन वी एंश्योर अराइवल। ये तो आपको मैप के हिसाब से समझा है, अब आप इसको समझो एसएम के हिसाब से। वेयर आर वी नाउ का मतलब आपका बिजनेस अभी कहाँ है, मतलब इसको कहा जाता है आपका मिशन। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस को एनालिसिस करना है, आपकी करंट मार्केट पोजीशन क्या है, आपकी करंट कॉर्पोरेट इमेज क्या है, वो होता है आपका स्टेज नंबर 1।
फिर अल्टीमेटली आपको कहां जाना है, मतलब व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, विजन क्या है आपका, ठीक है। सो अ प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग एंड विजन, मिशन नहीं आएगा यहाँ पे, आपका अल्टीमेट विजन क्या है वो आपको नक्की करना है। अभी आप कहाँ हो, आपकी कंपनी क्या कर रही है और आपको जाना कहाँ है, दो चीजें आप कंफर्म कर लो। अब आपके अपने विजन को अचीव करने के लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कि कैसे आप अपने विजन को अचीव करोगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, नंबर ऑफ प्लान जो आपके पास अवेलेबल है टू अचीव योर विजन। अब उस नंबर ऑफ ऑप्शंस के अंदर आपको अपना बेस्ट वाला ऑप्शंस जो है, बेस्ट वाला अल्टरनेटिव जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। सो वो हो जाता है आपका स्टेज नंबर 4, कि जितने भी अल्टरनेटिव थे उसमें से बेस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव आपका कौन सा है। वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इंप्लीमेंट कर देना है उसको, एंड टाइम टू टाइम आप उसको कंट्रोल करोगे कि जो इंप्लीमेंटेशन आपने किया है क्या वो परफेक्ट है, प्रॉपर है, उसमें कोई एरर तो नहीं, उसमें कोई डेविएशन तो नहीं, अगर है तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दैट इज योर कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो पहला मिशन हम कहाँ है, दूसरा विजन हमको कहाँ जाना है, कौन कौन से रास्ते हमारे पास अवेलेबल है, बेस्ट रास्ता उसमें से कौन सा होगा, और कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये 5 स्टेज आपको याद रखने हैं। चलिए, फिर आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के 3 पार्ट है, फॉर्मुलेशन पार्ट, इंप्लीमेंटेशन पार्ट एंड इवेल्युएशन पार्ट। इट इज जस्ट सिमिलर टू अभी जो हमने किया उसी के जैसा है। फॉर्मुलेशन पार्ट में क्या होगा, आप अपनी कंपनी का विजन, मिशन, ये सब नक्की करोगे। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट करोगे, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेक करोगे। लॉन्ग टर्म के गोल नक्की करोगे, ठीक है, उसके रिलेटेड स्ट्रेटजीज को जनरेट करोगे, ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी को उसमें आप सिलेक्ट करोगे। तो ये सब फॉर्मुलेशन पार्ट हो जाएगा। इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ प्लानिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, फॉर्मुलेशन में हमारी कंपनी का विजन, मिशन, इंटरनल ऑडिट करेंगे मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल ऑडिट मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जनरेट करेंगे, सॉरी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को चेक करेंगे, स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें होगी फॉर्मुलेशन पार्ट में। वंस आपका फॉर्मुलेशन पार्ट नक्की हो जाता है उसके बाद आता है आपका इंप्लीमेंटेशन पार्ट। इंप्लीमेंटेशन में आप अपनी स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करोगे अपने कंपनी के फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में। फंक्शनल डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी जगहों पे आप अपनी स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करोगे। इसके अलावा भी आपकी कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब के अंदर आपको अपनी स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना है। पहले फॉर्मुलेशन होगा, फिर आप स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करोगे, फिर आप अपने रिजल्ट्स को मेजर करोगे, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करोगे, मतलब दिस इज कंट्रोलिंग फंक्शन। यहाँ पे आप एनालिसिस करोगे और अगर यहाँ पे कोई गलती निकलती है तो वापस फॉर्मुलेशन, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर इवेल्युएशन, ये चलता रहेगा। सो अगर मॉडल पूछे तो FIS, सॉरी FIE आपको याद रखना है, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। आपको स्टेजेस पूछे जाए, ठीक है, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5, 5 स्टेज, एंड मॉडल पूछे तो आपको 3 पॉइंट खास याद रखने हैं। चलिए, फिर आते हैं थोड़े हटके से, छोटे छोटे अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स अपने सिलेबस में दिए हुए हैं जिनके रिलेटेड 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है। उसके भी चांसेस कम है बिकॉज अपना जो पेपर पैटर्न है वो 7-7 के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो, टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जीनोमिक्स। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन जीनोमिक्स, तो आप समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन जीनोमिक्स क्या होता है, कि आपकी कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, वो बहुत ही मैटर करता है कि आप उसको कैसे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। अब वो इंटरेक्शंस करने के लिए एनवायरनमेंट में इतने सारे स्टेक होल्डर होंगे, उसको इंटरेक्शन करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, उनके साथ हेल्थी रिलेशंस मेंटेन रखने के लिए कई सारी बड़ी कंपनियों में डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीनोमिक्स जो होता है वो इट इज द स्टडी ऑफ ऑल पर्सन जीन्स इंक्लूडिंग इंटरेक्शन ऑफ दो जीन्स विथ ईच अदर, कंपनी एंड दूसरे स्टेक होल्डर, उनकी बात चल रही है यहाँ पे, विद द पर्सन्स एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न कॉर्पोरेशन। अभी के जमाने की जो कंपनियां हैं इंटरेक्शन करती है अपने स्टेक होल्डर के साथ, कैसे इंटरेक्ट करती है, तो कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर रिलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशन, डिपार्टमेंट्स ऑफ कम्युनिटी रिलेशन। ये सब बाउंड्री स्पैनिंग डिपार्टमेंट है जो स्टेक होल्डर्स के साथ डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन जीनोमिक्स। फिर छोटा सा टॉपिक है लीडरशिप क्या होता है। ठीक है, तो हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, हमारा लीडर विजनरी होना चाहिए, हमारा लीडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए कि जो नो कि सिचुएशन खराब हो जाए तो भाग जाए वहां से। ठीक है, सिंपली जब हम लीडर की बात करते हैं तो लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत मैटर करती है। हम ऐसे ही किसी को लीडर नहीं बना देंगे, लीडरशिप की क्वालिटीज उसके अंदर होती है तभी हम उसको लीडर बनाते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें स्पोर्ट्स के अंदर कि हमें किसको लीडर मानना है या किसको लीडर हम मानते हैं, तो MS धोनी का नाम आता है। जो वो लेगेसी जो उन्होंने छोड़ के गए थे, वो जो लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर थी, तो वैसा आपका लीडर होना चाहिए। सो लीडरशिप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि मैनी लीडरशिप रोल्स आपको प्ले करने पड़ते हैं। एज ए लीडर आपको विजनरी बनना पड़ता है, रिसोर्स एक्वायर बनना पड़ता है, स्ट्रेटजीज को बनाना पड़ता है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब एक लीडरशिप के पास होने चाहिए। अब 5 मेन रोल कौन से हैं एक गुड स्ट्रेटेजिक एजुकेशन के लिए लीडरशिप के। तो एक तो वो प्रोग्रेस को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, कल्चर को प्रमोट करेगा, कंपनी का जो कल्चर है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो कंपनी का डीएनए है, जो कंपनी के एथिक्स है, जो कंपनी के प्रिंसिपल्स है, उनको प्रमोट करेगा। रिस्पॉन्सिव होगा आपका लीडर, जब भी सिचुएशन आएगी वो रिस्पॉन्ड करेगा, पीछे भाग नहीं जाएगा। ठीक है, वो खड़ा रहेगा, सिचुएशन का मजबूती से सामना करेगा। ठीक है, और मतलब कि रिस्पॉन्ड इस तरीके से करो कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिले। वहां पे मार्केट में एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे और आपके लीडर को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। एथिकल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए आपका लीडर। आलतू फालतू काम करने वाले, घोटाले करने वाले लीडर कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ठीक है, सो कंपनी के जो एथिक्स प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए, क्योंकि समझो लीडर ही एथिकल नहीं हुआ तो आपकी बाकी की टीम तो कहां से एथिकल होगी। करेक्टिव एक्शंस, जब भी गलती करे उसको सुधारे, नेक्स्ट टाइम वो वापस ना हो गलती, उसका ध्यान रखें। सो 5 की रोल आपको ध्यान रखने लीडरशिप के। प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा, कल्चर को प्रमोट करेगा, रिस्पॉन्सिव होगा, एथिकल होगा एंड करेक्टिव एक्शंस लेगा। चलिए फिर एक और छोटा सा टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो वैसे तो एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमको अपडेट रहना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे जो अपने मॉड्यूल में दिए हुए कि भाई इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे 7 मार्क्स के अंदर, तो ये सारे पॉइंट आपको लिख लेने हैं और इसके ऊपर दो लाइनें आपको एक्सप्लेन कर देनी है। न्यू सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करना चेंज माना जाएगा। बिजनेस प्रोसेसेस को अपडेट करना, फुल्ली रिस्ट्रक्चरिंग करना, पूरी कंपनी को चेंज करना, लीडर बदल देना, CEO CFO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करना, थिंकिंग को अपडेट करना, मॉडर्नाइज बनना, न्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स लेके आना, टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन, बजट के कंस्टेंट तैयार करना, स्ट्रेटजीज को चेंज करना, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की डेफिनेशन में फॉल होते हैं। फिर आता है फास्ट फ्रेमवर्क। अभी जैसे हमने देखा, आगे भी हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए ये फास्ट फ्रेमवर्क हम थोड़ी देर बाद लेते हैं, इसके रिलेटेड पहले एक दूसरा टॉपिक है, पहले वो देख लेते हैं। अपने टॉपिक का नाम है विजन। अभी तक इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आपकी कंपनी में पूछे नहीं है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ विजन होता क्या है। विजन होता है आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर। अल्टीमेटली आपकी कंपनी क्या बनना चाहती, कहां पहुंचना चाहती है, उसे कहा जाता है विजन। सो विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। और उसके ऊपर वो किसके ऊपर ज्यादा स्पेसिफाई करेगा, किसके ऊपर उसका फोकस रहेगा, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर के ऊपर, जियोग्राफी के ऊपर, मतलब एरिया वाइज जो आपका बिजनेस सेग्रीगेटेड होगा उसके ऊपर, कौन कौन से प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उसके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, किस तरीके का मैनेजमेंट आप बनाना चाहते हो उसके ऊपर। ये सारी चीजों पे ध्यान रखते हुए कंपनी का विजन तैयार किया जाता है कि हमारी कंपनी अल्टीमेटली फ्यूचर में क्या करेगी, कहाँ होगी, कहाँ तक हमको पहुंचना है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। सो टेक्नोलॉजी, कस्टमर, जियोग्राफी, प्रोडक्ट, कैपेबिलिटी और हमारा मैनेजमेंट कैसा हो, कल्चर, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखे हुए विजन बनाना पड़ता है। 3 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट कौन से विजन को बनाने के लिए, तो ये ध्यान रखना है, ये आपको पूछा जाता है कि 3 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। तो याद रखना है, डिफाइन व्हाट द कंपनी इज प्रेजेंटली, मतलब मिशन को नक्की करो, डिफाइन करो, डिसाइड करो लॉन्ग टर्म चॉइस क्या है आपकी, अल्टीमेट आपके गोल क्या है, और अपने गोल को, अपने विजन को क्लियर टर्म्स में कम्युनिकेट करो अपनी कंपनी में, अपने लोगों के साथ आप उसके साथ चर्चा करो। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट करो, पब्लिक में कम्युनिकेट करो कि दिस इज आवर अल्टीमेट विजन। जैसे नोकिया का विजन था कनेक्टिंग पीपल। ठीक है,
एप्पल का अगर आप देखोगे तो उसका जो विजन स्टेटमेंट था कि वो पूरी दुनिया में इस तरीके की कंपनी बनना चाहता है, टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर, आईपैड्स के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर, कि हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हर एरिया के अंदर उसी के प्रोडक्ट को यूज किया जाए। तो हर कंपनी के अलग अलग विजन होते हैं। एक आई क्लिनिक का विजन था, आर विजन इज टू टेक केयर ऑफ योर विजन। सो विजन बहुत ही मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को सपना आया, कोई स्टेटमेंट दिमाग में आ गया, विजन बन गया। नहीं, विजन बनाने में सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखना, 3 एलिमेंट कौन से स्ट्रेटेजिक विजन के, कहां पे हो आप, डिफाइन व्हाट द कंपनी इज प्रेजेंटली, डिसाइड लॉन्ग टर्म चॉइस, एंड कम्युनिकेट करो क्लियर टर्म्स के अंदर अपने विजन को लोगों के साथ। चलिए, कैसे हम हमारे विजन को डेवलप करेंगे? यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनीज फ्यूचर। क्रिएटिवली सोचना है, सिंपल थिंकिंग नहीं चलने वाली है। कैसे लॉन्ग टर्म में हम हमारी कंपनी के शेप को बदलेंगे, फ्यूचर को बदलेंगे, उसके ध्यान में रखते हुए आप अपने विजन को फॉर्म करोगे। चेंज डायरेक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सक्सेस। और आपको अपनी कंपनी के डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको विजन अचीव करना है तो, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। आप एक रिजिड मेंटालिटी के साथ नहीं चल सकते, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, डायरेक्शंस बदलने पड़ेंगे, और एंथुजियाज्म्स मेंटेन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि देखो भाई, हमको वहां तक जाना है, एनी हाउ वहां तक हमको पहुंचना है। वो मोरल है उनका, बूस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मोटिवेशन रहेगा, एंथुजियाज्म रहेगा, तभी तो आप अपने विजन को अचीव कर पाओगे। सो एक सक्सेसफुल एंड एक अच्छे विजन को डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसको ध्यान में रख के विजन बनाना पड़ेगा, डायरेक्शंस बदलने पड़ेंगे, एंथुजियाज्म क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए, अब देखते हैं मिशन क्या होता है। मिशन का मतलब होता है आप अभी क्या कर रहे हो, उसका जवाब। ठीक है, सिंपली आपके प्रेजेंट कैपेबिलिटी पे फोकस करता है आपका मिशन। आपके प्रेजेंट प्रोडक्ट, आपके प्रेजेंट मार्केट कौन सा है, आपके कस्टमर कौन से, राइट नाउ हु यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज नोन एज मिशन। आपके एग्जिस्टेंस का रीजन आपका मिशन होता है, विजन नहीं होता। लोग आपके पास आते हैं, आपकी कंपनी के पास आते हैं, आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके मिशन को देख के खरीदते हैं, आपके विजन को देख के नहीं खरीदते। आप क्या देने वाले हो उससे मतलब नहीं है लोगों को, आप क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, उससे लोगों को मतलब है। दैट इज योर मिशन। ठीक है, आपके गोल को अचीव करना है, आपको विजन तक जाना है, लेकिन विजन तक जाने के लिए आपका मिशन का सक्सेसफुल होना जरूरी है। लोग आपके सपनों को देख के आपके पास नहीं आएंगे। प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, वो बहुत ही मैटर कर जाता है उसके अंदर। आपका प्रेजेंट कौन सा है, आपका मिशन, आपका फ्यूचर क्या है, आपका विजन। अब जैसे कि एयरटेल वाला बोलता है कि वी आर प्रोवाइडिंग कि एरर फ्री नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, वो दे रहा है, देने वाला नहीं है। यूट्यूब बोलता है वी आर प्रोवाइडिंग एरर फ्री वीडियो एक्सेस या फास्ट वीडियो एक्सेस सर्विसेज इन द ग्लोब, इन द वर्ल्ड। तो वो दे रहा है ना, देने वाला नहीं है। दैट इज द मिशन। विजन जो होता है ना, वो देने वाला होता है। अभी नहीं दूंगा, 10 साल 15 साल के बाद मेरी कंपनी वहां तक पहुंचेगी। अभी तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, धीरे 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 वो मेरा विजन मैं अचीव करूंगा। ठीक है, चलिए, तो मिशन फोकस करता है प्रेजेंट बिजनेस स्कोप एंड डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कैपेबिलिटी को। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन। तो बहुत सारे पॉइंट है कि पहला पॉइंट है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना चाहिए। एवरीवन बीइंग ऑफ वन माइंड टू एंश्योर द यूनिनिमिटी ऑफ पर्पस, कि सभी का माइंडसेट एक हो। ठीक है, सभी का माइंडसेट एक होगा, ऑब्जेक्टिव्स एक होंगे, गोल एक होंगे, कंपनी के टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, तभी आपका मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। और मिशन होने के बाद ही आप ये वाला पर्पस जो है आपका अचीव हो सकता है। मिशन ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो पता ही नहीं है, चले जा रहे हो चले जा रहे हो, तो कंपनी के बंद होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। किंगफिशर के साथ क्या हुआ था, एयरलाइंस के साथ आया था, नई नई पॉलिसीज निकाली, फिर मैनेजमेंट क्या कर रहा है उनको ही नहीं पता चल रहा। इतने चेंजेस वो अपनी कंपनी में लेके आए कि 2-3 साल में कंपनी बंद हो गई। चलिए वापस रिपीट करते हैं, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन। तो पहला पॉइंट याद रखना है, टू एंश्योर द यूनिनिमिटी ऑफ पर्पस, कि सबका पर्पस एक हो, उसके लिए मिशन होना चाहिए। मोटिवेटिंग टू यूज रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, उसके लिए मिशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए होना चाहिए, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए होना चाहिए। गोल को फैसिलिट करे वर्क स्ट्रक्चर के अंदर, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी के गोल क्या है।
ठीक है, उसके लिए आपके पास मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस पैरामीटर को आप इजीली एसेस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन? टू एंश्योर यूनिनिमिटी ऑफ पर्पस, मोटिवेटिंग टू यूज ऑफ रिसोर्सेज, डेवलप स्टैंडर्ड, फैसिलिटेट गोल्स इनटू स्ट्रक्चर, कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर को चेक करना और उसको कंट्रोल करना। मिशन में क्या कंटेन होता है? तो जब भी आप मिशन बना रहे होते हो, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के बनाओगे। देखो, कंपनी का विजन हो, गोल हो, कि ऑब्जेक्टिव हो, सबके अंदर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे अपने लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज होती है, बट अल्टीमेट गोल को ध्यान में रखते हुए सारा कामकाज किया जाता है। आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन वाइल राइटिंग मिशन। जब आप मिशन स्टेटमेंट बना रहे होते हो तो आपको अपने आप को कुछ सवाल पूछने कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, आपके कस्टमर कौन है, आपका मार्केट कौन सा है, आपकी फिलोसॉफी क्या है, मतलब कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील करते हो, आपका कस्टमर रीजनल है, नेशनल है कि इंटरनेशनल है, ठीक है, या नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ कस्टमर कौन से है आपके, ये भी तो पता ना चाहिए कि हु आर आवर कस्टमर, मार्केट कौन सा है आपका, कितना कैप्चरिंग है उसके अंदर, कितना आप नो अपना हिस्सा लेके बैठे हो कॉम्पिटिटर की कंपेयर में, रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है आपका, आपकी बिजनेस की फिलोसॉफी क्या है, आप एग्रेसिवली वर्कआउट कर रहे हो कि सोबर वर्कआउट कर रहे हो। तो ये 4 चीजों के जवाब जब आपके पास आ जाएंगे ना, तभी आप अपना मिशन स्टेटमेंट बना पाओगे। फिर देखो, मैंने एरो करके लिखा है कि पीटर ड्रकर साहब ने, देखो पीटर ड्रकर बार बार आ रहा है, उनका कुछ कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर वी इन, एंड टू गेट द करेक्ट एंड मीनिंगफुल आंसर, आपका आंसर मार्केटिंग वाला होना चाहिए, प्रोडक्शन एंड जेनरिक एक्टिविटी वाला नहीं होना चाहिए। जब भी आप मिशन स्टेटमेंट बनाओ, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों का मतलब नो दिलों पे छा जाए, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे कोडेक वाला था, जो कैमराज वगैरह जो अपनी इंडस्ट्री थी, कैमरा इंडस्ट्री, उसमें किंग माना जाता था। तो उसका प्रोडक्शन वाला आंसर क्या होगा? वी मेक कैमराज एंड फिल्म्स, वी प्रोड्यूस कैमराज, या वी मैन्युफैक्चर कैमराज। और उसका मार्केटिंग वाला आंसर क्या होगा? वी हेल्प्स यू टू प्रिजर्व योर ब्यूटीफुल मेमोरीज। तो अट्रैक्टिव कौन सा होगा? आपका मार्केटिंग वाला सेंटेंस होगा ना, वो अट्रैक्टिव होगा, प्रोडक्शन वाला कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होगा। सो पीटर ड्रकर का कहना था कि मिशन स्टेटमेंट एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिव से बनना चाहिए, मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्शन एंड जेनरिक एक्टिविटी से नहीं बनना चाहिए। चलिए, मिशन के बाद आता है आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड गोल। गोल ऑब्जेक्टिव, देखो फर्क क्या है ना, थोड़ा समझो आप इसको। अल्टीमेट गोल जो होता है ना, उसको कहते हैं हम विजन, और विजन को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं गोल, और गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने के लिए आप अभी कहां पे हो आपको पता होना चाहिए। सो विजन ऐसा बोल सकता हूं, 10-15 साल बाद कंपनी कहां, गोल उस 10-15 साल वाले विजन को अचीव करने के लिए एवरी 3 ईयर से आप एक एक गोल नक्की करोगे कि हर 3 साल में हमारी कंपनी यहां पे पहुंचेगी, और उस हर 3 साल के गोल को अचीव करने के लिए एवरी ईयर या मंथ वाइज आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे डिपार्टमेंट वाइज, कि देखो हम ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करेंगे, अचीव करते जाएंगे, हमारा गोल अचीव हो जाएगा, गोल अचीव होते जाएंगे, आपका विजन अचीव हो जाएगा। सो गोल किसे कहते हैं? डिजायर्ड एंड टूवर्ड्स विच एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, ठीक है, जो आपने एफर्ट्स वगैरह डाले हैं उसके ऊपर जो एंड तक आपको जाना है, मतलब आप सिंपली समझो 3-4 साल के अंदर आपको कहां पहुंचना है, उसको कहा जाता है गोल। और ऑब्जेक्टिव आपके परफॉर्मेंस टारगेट के लिए होता है, मतलब गोल के रिलेटेड जो आपने टारगेट एस्टेब्लिश किए अपनी परफॉर्मेंस के, अपनी कंपनी के, उसको अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर पर्पस के लिए होना चाहिए, मेजर कर सकूं उसको मैं, अटेंड करने वाला भी होना चाहिए, रियल भी लगना चाहिए, और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं 2 दिन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाऊंगा, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट नहीं है, ठीक है, ये अटेनेबल ही नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं लग रहा। मैं 5 साल के अंदर इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनूंगा, 10 साल के अंदर मैं एशिया की नंबर 1 कंपनी बनूंगा। तो ये सारे अगर आप टाइम बाउंड लेके बैठे हो, एक रियलिस्टिक वे में होगा, तो ही वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या है? एसएम के ऑब्जेक्टिव क्या है? अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना एंड उसको एक्सप्लॉइट करना, ढूंढो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है और उसको ग्रैब कर लो।
मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एंजॉय करो। ठीक है, मतलब अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे चलना। अब वो कोई भी एंगल से हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की बात करूं तो टाटा कंसल्टिंग जो है, टीसीएस, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसके जैसा एचआर फंक्शन किसी कंपनी के पास नहीं है। प्रोडक्ट लाइन की बात करूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की डिजाइन एंड ऑपरेटिंग की बात करूं तो एप्पल से बड़ा मतलब कोई प्लेयर नहीं है, उसके पास वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। हर कंपनी जो लीडर कंपनी है उसके पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा ही। तो एसएम का ऑब्जेक्टिव है उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना है, एंजॉय करना। स्टेक होल्डर्स की डिमांड को रिस्पॉन्ड करना। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको आप रिस्पॉन्ड करो, जिसके लिए हमने आगे देखा था ऑर्गेनाइजेशन जीनोमिक्स के अंदर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना सकते हो। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब CSF, या इसको हम की सक्सेस फैक्टर भी कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन से आपकी कंपनी के फैक्टर है जो आप आइडेंटिफाई करोगे, मतलब जिसकी वजह से आप मार्केट में जीतोगे। वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर की नीड को फुलफिल करना है। एक क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एटीट्यूड तैयार करना है पूरी टीम का, पूरी कंपनी का, कि कुछ नया करो, कुछ इनोवेटिव करो, कुछ बेटर करो। ठीक है, सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लेना आप लोग। चलिए, अब ऊपर एक टॉपिक बाकी रखा था कि जैसे अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन पीटर ड्रकर साहब का कुछ और ही कहना है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे MBO कहा जाता है, जिसमें हर एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ अग्री करेगा गोल को कंप्लीट करने में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ना नहीं बोलेगा, हर कदम पे अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने बॉस के साथ चलेगा वो। ट्रेडिशनली मैनेजर्स जो है वो स्मार्ट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव को सेट करते थे, कंप्लीट करते थे। लेकिन अब एक नया अप्रोच आ गया है, फास्ट फ्रेमवर्क। फास्ट का मतलब ये बेटर वर्जन आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव का, कि जो स्मार्ट की जगह फास्ट कर दिया। बोले आपके ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंटली डिस्कस करने पड़ेंगे आपको अपने एम्प्लॉइज के साथ, चेक करना पड़ेगा कि कितना अचीव हुआ है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव आपने नक्की किए, हर 10 दिन 5 दिन के बाद आप अपने एम्प्लॉइज को मिलो और चर्चा करो, भाई तेरा कहाँ तक हुआ, कितना खत्म हुआ है, क्या चल रहा है। एम्बिशियस होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, चैलेंजिंग होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 2 दिन में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनूंगा, वैसा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर टारगेट पे होना चाहिए कि मुझे 2 साल के अंदर 5 लाख का सेल्स अचीव करना है, तो स्पेसिफिक है वो कि आपको इतना अचीव करना है। आपका ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं उसकी जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है आप अपने एम्प्लॉय के सामने रखो, लोगों के सामने रखो। इसमें होगा क्या, देखो आप अगर 15 लोगों का ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए, 15 लोगों के साथ हर 2 दिन में अपने ऑब्जेक्टिव्स को आप डिस्कस करो। ठीक है, एम्बिशियस तो हो गई आपका ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक तो है ही। अब जो रिजल्ट आता है उसका, कि 2 दिन के बाद कौन से एम्प्लॉय ने कितना अचीव किया, वो सभी एम्प्लॉय के सामने रखो ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर, कि ए ने इतना अचीव किया, बी ने इतना किया, सी ने इतना किया। इससे दूसरे एम्प्लॉय पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि देखो ए ने तो बहुत जोरदार काम किया, मैं ही पीछे रह गया हूं, मुझे भी जोरदार काम करना पड़ेगा। तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा और सबको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सो ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। सो ओल्ड फ्रेमवर्क स्मार्ट, ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क स्मार्ट, न्यू एंड मॉडर्न फ्रेमवर्क फास्ट कहलाएगा। फ्रीक्वेंटली डिस्कस, एम्बिशियस, स्पेसिफिक एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चलिए, यहां पे हो गया हमारा 8.2 एंड 8.3 कंप्लीट। अब आया हमारा 8.4, दिस इज द लास्ट चार्ट इन स्टडी नोट नंबर 8। तो कुछ नए नए टॉपिक है इसके अंदर, जिसमें पहला आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है कि आप क्या सोचते हो दूसरों के बारे में, आप कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो इफेक्टिवली अपने कंपनी के अंदर, उसको कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू का भाई है ये, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, पर उसमें लॉजिक्स होते हैं। बट इमोशनल इंटेलिजेंस में लॉजिक्स के साथ साथ आपका इमोशनल होना बहुत जरूरी है। ये आपके बिहेवियर को प्रेजेंट करेगा, ये आपको प्रेजेंट करेगा, आपकी क्रेडिटिबिलिटी को प्रेजेंट करेगा, आप कौन हो वो चीज बताता है इमोशनल इंटेलिजेंस। साइंस क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की? आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब व्हाट पीपल्स आर फीलिंग, लोग क्या सोच रहे हैं, एम्प्लॉय क्या सोच रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। अवेयरनेस ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे लिमिटेशंस क्या है, उसके बारे में पता होना। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, मिस्टेक्स को लेट गो करना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना, सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी,
क्या होगा क्या होगा, वो जिज्ञासा जो होगी, वो जो जानना होगा। फीलिंग ऑफ एम्पैथी, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना। सेंसिटिविटी टू द फीलिंग ऑफ अदर पीपल, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है उसके बारे में देखना, सेंसिटिव बनना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब आप गलतियां करते हो, और अपने इमोशंस को डिफिकल्ट सिचुएशंस में मैनेज करना। तो ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के साइन है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, लोगों के बारे में सोचना, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचना, अपनी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस के बारे में सोचना, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना, मिस्टेक्स को लेट गो करना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना, क्यूरियोसिटी का सेंस होना, इम्फिती होना, ठीक है, सेंसिटिव होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गलतियों पे, एंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। चलिए, फिर आता है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, एक छोटा टॉपिक, चांसेस नहीं है पूछने के। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज के लिए सेट किए जाते हैं कि ताकि उनको पता चले कि कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और वो किस चीज के लिए अकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसलिए परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं कि एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स क्या होंगे, एंड कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है, ये चीज अपने एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी चेक करना, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी एंड एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, कितना वो प्रोडक्टिवली काम कर पा रहा है, क्वालिटी कितनी है, और कहां कहां पे उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ेगा, वो आपको पता चलता है। फिर आता है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड भी एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट का टूल होता है, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी करंट परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है कि नहीं। बैलेंस स्कोर कार्ड एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टारगेट मतलब ऑब्जेक्टिव को कवर करते हो। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इसमें नॉन फाइनेंशियल को भी कवर किया जाता है। मैनेजमेंट जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड प्रिपेयर करती है, ठीक है, और उसको फिर मेजर करती है, उसको ट्रैक करती है। 4 पर्सपेक्टिव याद रखने बैलेंस स्कोर कार्ड में, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, कस्टमर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, इंटरनल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने देखो यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड की एक स्प्रेडशीट बनाई है कि जैसे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होगा तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखोगे, ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4। ठीक है, उसका टारगेट क्या रखा आपने कि क्या अचीव करना है, क्या इनिशिएटिव लोगे आप, मतलब शुरू क्या करोगे, कैसे उसको अचीव करने के लिए आपके इनिशियल स्टेप्स क्या रहने वाले, कैसे मेजर करोगे कि आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, और वो मेजरमेंट अल्टीमेट आउटकम क्या आया, मतलब एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। फिर अपने टारगेट एंड अपने आउटकम को कंपेयर किया जाएगा, डेविएशंस को फाइंड आउट किया जाएगा, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। ऐसे ही 4 स्प्रेडशीट बनानी है आपको चारों पर्सपेक्टिव के लिए, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए। लास्ट टॉपिक ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है, प्रैक्टिकल है। ईवीए के अंदर हम बेसिकली, देखो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, तो बोले कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो खर्चा होगा वो माइनस कर देंगे, और हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम कौन सा प्रॉफिट कहेंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट। बोले यही इकोनॉमिक प्रॉफिट को ट्रू प्रॉफिट कहा जाता है कंपनी में। इसी के बेस पे जो है कंपनी डिसीजंस वगैरह लेगी। सो अगर आपका ईवीए नेगेटिव आता है तो कंपनी इज नॉट जनरेटिंग वैल्यू फ्रॉम द फंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, कंपनी ज्यादा नहीं कमा पा रही है, जितना पैसा डाला था उसके सामने जो कमाई आपको करनी थी वो नहीं हो रही है। और अगर पॉजिटिव ईवी आता है मतलब कंपनी जो है अपने फंड को सही जगह से इन्वेस्ट करके अच्छे तरीके से उस पर पैसे कमा रही है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, नोपेट नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सॉरी ये नोपेट है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माय मिस्टेक, 30,000 का है, और आपने सपोज फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए डाले थे, और आपका टारगेट है मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी 10%। सो यहाँ पे आप देखोगे तो आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करने के बाद। इसका मतलब आपका ईवीए पॉजिटिव है, आप अच्छा खासा फंड जनरेट कर रहे हो, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उसमें अच्छा खासा आप अर्न भी कर रहे हो। ठीक है, सो पूछने के चांसेस बहुत कम है ईवीए के, क्योंकि ये एमए के अंदर कवर हो जाता है। और अगर इनकेस आपको पूछ ले तो आपको एक फॉर्मूला डाल के एक डमी एग्जांपल बना देना है, जैसे मैंने बनाया, एक पॉजिटिव वाला आंसर आना चाहिए, एक नेगेटिव वाला आंसर आना चाहिए, और उसके रिलेटेड आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्टडी नोट 8 जो है वो कंप्लीट हुआ 4 चार्ट के अंदर। ओके,
तो सारे चार्ट से आपके पूरा का पूरा जो हमारा स्टडी नोट 8 है वो पूरा रिवाइज हो गया। नाउ मैं आपको ले जाता हूँ मोस्ट आईएमपी एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए है इस स्टडी नोट में से। अब उसको अपने क्विकली देख लेते हैं। ये पूरा जो मैं आपका रिवीजन सेशन ले रहा हूँ एसएम का, इट विल बी इन द 4 पार्ट्स। ठीक है, हर एक स्टडी नोट वाइज हम अलग अलग इसका वीडियो बनाएंगे। ओके, एंड आफ्टर पहले मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इन अ चार्ट फॉर्मेट समराइज वे में। देन आफ्टर आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में भी मैं ले जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो उसको, वो भी आपको एक बार गो थ्रू कर देना है। चलिए, तो स्टडी नोट 8 में हमारे पास ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है तो वो जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो, ये हमने किया था एडवांटेज एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। तो सबसे पहले ना हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो पहले स्ट्रेटेजी को समझाओ कि स्ट्रेटेजी क्या है, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करो। देखो, सेम पॉइंट है जो हमने किए थे वहां पे, डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग, एनेबल मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, इसके पूछने के चांसेस है एडवांटेजेस के। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द मिशन स्टेटमेंट, लिस्ट डाउन गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट, ये पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है। देखो, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, कि कौन कौन सी जो गाइडलाइंस है उस पर हमको ध्यान रखना है। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, सिर्फ इतनी ही गाइडलाइंस है। आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटी, आपके कस्टमर का फोकस, एक्टिविटीज, बिजनेस स्कोप, यूनिक कॉम्पिटेंसीज एंड वैल्यूज। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डिटेल के अंदर, और आपको आंसर क्या लिखना है वो भी मैंने इसके अंदर दे दिया है। थर्ड क्वेश्चन इज आईएमपी। देखो, मैंने इसको ब्लू से किया हुआ है, इट इज नॉट इन द रेड फॉर्मेट। मोस्ट आईएमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, आईएमपी मतलब सेकंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। तो भाई, कंपनी का मिशन क्या है, कोई 3 मेजर ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव हमने वहां पे भी देखे थे चार्ट फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे मैंने डिटेल के अंदर आपको बता दिया है। फिर शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजी, तो वही स्ट्रेटेजी की पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है। सो दिस इज सेकंड प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। यस, द मोस्ट आईएमपी, स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, उसके एलिमेंट क्या है, एंड डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व्ड बाय सच स्ट्रेटेजिक विजन। ये इस बार आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस है। तो विजन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, 1-2 एग्जाम्पल लिखने हैं, और 3 स्पेसिफिक एलिमेंट जो हमने चार्ट फॉर्मेट में भी समझे थे वो आपको यहाँ पे समझा देना है। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क क्या है, ये भी हमने देखा था। फ्रेमवर्क पूछा हो आपको, ठीक है, या फिर आपको टास्क पूछा हो, तो 5 हमको याद रखने, स्टेज 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके भी चांसेस है इस बार पूछने के। स्ट्रेटेजी क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट डाउन करो, तो ये सेकंड प्रोबेबल के अंदर रहेगा आपका क्वेश्चन। ये जो हमने देखा था स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, दिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो, लिखा ही हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जिसका दूसरा नाम आपको याद हो तो मैंने चार्ट में बताया था, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है, ये सेकंड प्रोबेबल रहेगा आपका। देन अगेन, अकॉर्डिंग टू पारिक एंड न्यूबेरर, a well constructed vision can provide the benefit in this context, enumerate what are the said benefit। ठीक है, तो विजन के बेनिफिट्स वगैरह आपको समझाने को बोला है यहाँ पे। अगेन देखो, सिमिलर आंसर है जो मैंने ऊपर लिखा था, खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है उन्होंने, और कुछ नहीं बदला। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिजनेस, हमने देखा था SG EPS। ठीक है, सर्वाइवल, ग्रोथ, एफिशिएंसी, प्रॉफिट, स्टेबिलिटी, बट आपको ऑर्डर वाइज लिखना है, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये सेकंड प्रोबेबल में जाएगा आपका। 10 नंबर, डिस्कस द वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यू दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा है। ओके, और इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या रहेंगे तो उसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी यहाँ पे, एक बार खाली गो थ्रू कर देना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर स्कोप देन दैट एनी एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, कि एसएम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अपने चार्ट में देखे थे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। फास्ट फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। फास्ट फ्रेमवर्क आपको याद हो तो, फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड, अटेनेबल, स्पेसिफिक एंड ट्रांसपेरेंट। एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हमने देखा था कि एम्प्लॉइज रिलेटेड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि उनको पता चले कि उनका रोल क्या है और उनकी जवाबदारी वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट आईएमपी में। एंड लास्ट वन, एक्सप्लेन बैलेंस स्कोर कार्ड।
एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग अप ऑफ मेजरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखे थे 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, फिनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, याद आ रहा है आपको? और उसकी एक स्प्रेडशीट हमने बना के देखी थी। इसके अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों टारगेट्स होते हैं। ये आपका मोस्ट आईएमपी में, ये क्वेश्चन नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो गया आई थिंक सो। ये आपका है 13 नंबर, नॉट 12, 11। दिस इज योर 13 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको इसमें दिए 13 क्वेश्चन स्टडी नोट 8 में से। उसमें से आप देखो जो रेड के अंदर आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चंस, मोस्ट आईएमपी मैंने वहां लिखा ही हुआ है, वो मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब वो तो करके जाना ही जाना खास। एंड सेकंड प्रोबेबल आप एक बार वापस देख लेने का। तो देखते टोटल कितने क्वेश्चन हो गए अपने मोस्ट आईएमपी वाले। 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें से कंफर्म करके जाना है। ठीक है, ये आपके स्टडी नोट 8 के टॉप क्वेश्चंस हो गए जो इस बार के एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस है। तो पहले आप वो समराइज वे में अच्छे से देख लेना उसको। उसके बाद ये जो की पॉइंट्स वाले के हिसाब से मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ ये नोट्स बना के रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा स्टडी नोट 8 के ऊपर, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टडी नोट नंबर जो 9 है ना हमारा, वो बहुत ही लेंथी है, उसमें बहुत सारे एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस, टोज एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह, और बहुत इंपॉर्टेंट उसमें से तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने ही वाले हैं। तो वो लेंथी चैप्टर को हम थोड़ा समराइज वे के अंदर चार्ट फॉर्मेट में समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने वो सारी चीजें एक बार देख लेंगे। ये चार्ट फॉर्मेट वाली फाइल भी मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन इजीली डाउनलोड इट। और स्टडी नोट 9 में अपने पास चार्ट से टोटल 4 चार्ट है उसमें भी। ठीक है, जैसे स्टडी नोट 8 में थे, वैसे ही स्टडी नोट नंबर 9 में भी हमारे पास टोटल 4 चार्ट है, जिसको अपने डिटेल में कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आपके सीएमए इंटर ग्रुप 2 रिलेटेड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड के टॉपिक्स के भी मैं वीडियो, वन शॉट वीडियोस बनाने वाला हूँ, कि एग्जाम से पहले वो एक वीडियो आप देख लो, पूरा का पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज करना है, अलग अलग क्वेश्चंस देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और आपके सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिएगा। और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब लाइक कि जानना हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे नंबर भी यहाँ पे मेंशन किए हुए, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सअप ऑन माय नंबर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।